राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण यह है कि एक टाइम है संविधान से पहले का और दूसरा टाइम है संविधान के आने के बाद का, और तीसरा टाइम है पिछले 10 साल की सरकार के शासन का, जो लगातार इस संविधान को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयासरत है। तो जो पहला काल था, अगर हम उसको देखें, संविधान से आने से पहले का जो काल था, तब देश में कौन सा शासन किस व्यवस्था, किस सामाजिक व्यवस्था से चलता था, तो हम पाते हैं कि उस वक्त का सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति के द्वारा गवर्न की जाती थी। और उस मनुस्मृति में पढ़ने का और ज्ञान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सम्मान का अधिकार, व्यापार का अधिकार, ये भारत की 10% जनसंख्या को ही के पास ही सीमित था। लेकिन भारत का जो 90% समाज था, वो इस संविधान के आने से पहले मानव सम्मान से, संपत्ति से, व्यापार से, शिक्षा से और ज्ञान से वंचित था। इस सामाजिक व्यवस्था की वजह से रिजल्ट क्या आया कि इस देश में जितनी भी खेती की भूमि है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना भी देश का व्यापार है, जितना भी देश का शिक्षा का क्षेत्र है, वो 10% लोगों के हाथों तक सिमट के सीमित रह गया। और जो देश का 90% हिस्सा था, वो संपत्ति से भी, व्यापार से भी, ज्ञान से भी, हर चीज से वंचित रह गया, जिसकी वजह से देश दुनिया के सामने बहुत पीछे हो गया। लेकिन दूसरा काल आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को जब आजाद भारत में लागू किया गया, तब से इसके आने के बाद कम से कम पेपर पे ही सही सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जब ये सारे अधिकार संविधान ने सुनिश्चित कर दिए, तो जो लोग हजारों वर्षों तक पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे, ज्ञान से वंचित रहे, व्यापार से वंचित रहे, संपत्ति से वंचित रहे, मानव अधिकार से वंचित रहे, उन लोगों के हिस्से में भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हक उनको मिलने लगा। और डॉक्टर बाबा साहेब के दिए इस अधिकार से और रिजर्वेशन से खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिनकी जनसंख्या आज कम से कम पूरे देश के अंदर 28 से 29% है, उन लोगों को भी नौकरियों में आने का मौका मिला, पढ़ने से ज्ञान मिला, ज्ञान से अच्छे बुरे का अंतर करना आया, और सत्ता में जो भागीदारी मिली, इस वर्ग से भी रिजर्वेशन की वजह से लोग ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, काउंसलर, एमएलए, एमपी, मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इस समाज में भी धीरे धीरे थोड़ा शक्ति का संचार शुरू हुआ। अभी तो शुरुआत ही हुई थी, धीरे धीरे थोड़ा सा ही विकास हुआ था, लेकिन इतने में ऐसी सरकारों का एक चलन शुरू हुआ जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए संविधान से, उनके दिए रिजर्वेशन से जो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग जो पढ़ाई लिखाई में भी आगे आए, कॉलेज में प्रोफेसर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, एमपी बनने लगे, एमएलए बनने लगे, मंत्री बनने लगे। तो वो जो रास्ता बना था, जिसकी वजह से पूरे देश के वो वर्ग जो हजारों साल तक सत्ता, संसाधनों से और ज्ञान से वंचित रहे, वो वर्ग भी धीरे धीरे उभर कर आगे आने लगे। और इसी शुरुआत, एक तरफ इनके आगे बढ़ने की शुरुआत हुई, दूसरी तरफ इनको कमजोर करने की भी एक साजिश चालू हुई। वो साजिश कैसे पता लगेगी, इसको जानने के लिए हमने एक छोटा सा सर्वे किया था कि देश के अंदर जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वरिष्ठ जजेस हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजेस हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारी स्टडी से निकल के आया 98%
सीनियर जजेस, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ, फिर प्राइवेट स्कूल क्यों खुलने शुरू हुए? फिर सरकारी स्कूलों को कमजोर करना क्यों शुरू किया? फिर पिछले 15-20 सालों के अंदर लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गए? जब हम इसकी तह में गए तो समझ आया कि उन लोगों को ये बात रास नहीं आई जो हजारों साल तक देश के सत्ता पर, संसाधनों पर, ज्ञान पर, हर चीज पे जो काबिज थे, उनको ये बात रास नहीं आई कि उनके हाथ से वो सारे संसाधनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाकी के 90% को भी मिलना शुरू हुआ, तो उनके अंदर भी थोड़ा सामर्थ्य आया और वो सामर्थ्य इन्हें स्वीकार नहीं था। वहीं से उन्होंने साजिश रची कि इन वर्गों के पास जो सामर्थ्य आया है ये पढ़ने से आया, पढ़ने से ज्ञान आया, रिजर्वेशन से नौकरी आई और उसके बाद जो ये धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पे आए। तो पहले जो लोग मुफ्त में बिना पैसे के हमारे खेतों में काम करते थे, जिन्हें हम घर का बचा हुआ खाना देते थे, आज वो लोग न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं, आज वो लोग अपनी शर्तों पर काम करने लगे हैं। तो उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे, तो इसके लिए उन्होंने रणनीति की कि इन लोगों से पढ़ाई को छीन लो, इन लोगों के नौकरियों में आने के रास्ते को बंद कर दो। जब इनके पास ना नौकरी बचेगी ना पढ़ाई बचेगी, तो मजबूरी में ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो मजदूर बन जाएंगे, और मजदूर बन जाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे तो फिर से आपके गुलाम हो जाएंगे। इसी साजिश के तहत उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया, यहाँ तक कि उसको बंद करना शुरू कर दिया। और उसके केवल वो वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने देखा कि हमने पढ़ाई को तो लगभग छीन ही लिया है, इसके साथ साथ नौकरी का रास्ता भी बंद करना है। तो उन्होंने जितनी सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां थी, एक एक करके वो सारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेचनी शुरू कर दी। 1990 के दशक में ये कंपनियों का बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में तो ना रेलवे बचा, ना एयरपोर्ट बचा, ना एयर इंडिया बचा, ना LIC बची, ना इंश्योरेंस बाकी कंपनियां बची, ना बैंक बचे। धीरे धीरे जहां लाखों की मात्रा में लोग नौकरी में आया करते थे, वो सारे विभाग धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिए और पढ़ाई को नीचे तो प्राइमरी जो एजुकेशन था प्राइवेटाइज करके वो प्राइवेट स्कूल खोल के उसको तो उन्होंने कमजोर किया, छीना ही छीना। साथ में जो हायर एजुकेशन था, जहां हमारे बच्चे स्कॉलरशिप से भी पढ़ के हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाते थे, उस क्षेत्र पे इन्होंने इतनी भारी मार की कि अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या इस क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्सेज में कहीं आगे आना चाहता है, तो उसको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कोचिंग करने पर 3-4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। और किसी तरह खर्च करके 3-4 लाख खर्च करके कोचिंग लेके बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, एग्जाम पास कर लेता है, उसको एडमिशन लेना है, उसको नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, उसको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसको नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, उसको IIT में IIM में एडमिशन लेना है। तो वहाँ पहले तो कोचिंग में 3-4 लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद एग्जाम पास कर लिया, तो एडमिशन लेने के लिए उसको कम से कम 2.5 लाख रुपया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में केवल फीस एक साल की लगभग 2.5 लाख और उससे ऊपर है। उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ ले तो एक साल के कोर्स के लिए उसको कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपया चाहिए। और 4 साल की और 5 साल की डिग्री, क्योंकि इंजीनियरिंग की 4 साल की, मेडिकल की 4.5 साल की और लॉ की डिग्री 5 साल की जो 12वीं के बाद होती है, उसके लिए उसको 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, SC, ST, माइनॉरिटी, OBC के तो 98% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के इस हायर एजुकेशन के लिए 15-20 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते, और उससे पहले कोचिंग में भी 3-4 लाख रुपए खर्च करना है, वो भी नहीं कर सकते। तो जब वो कर ही नहीं पाएंगे तो फिर उनके प्रोफेशनल कोर्सेज से पढ़ाई मतलब काबिल होकर भी पैसे के अभाव में वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो फिर नौकरी में आना तो समझ लीजिए बहुत दूर की बात है। तो बड़े साजिश के तहत एक तरफ उनसे शिक्षा को छीन लिया और जो हायर एजुकेशन उसको महंगा करके छीन लिया, क्योंकि संविधान के चलते उनके शिक्षा पे दोबारा से, चूंकि मनुस्मृति का शासन तो है नहीं कि उनके पढ़ने पे धार्मिक बंदिश लग जाए, लेकिन इस संविधान की वजह से धार्मिक बंदिश पढ़ने पर नहीं लग सकती थी, तो पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि अपने आप ही पढ़ाई छूट जाए।
और जब पढ़ाई छूट जाएगी तो वो बच्चा मजदूर बनेगा तो वो गुलाम हो जाएगा, और गुलाम हो जाएगा तो फिर से जहां से निकाल के 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर, जिसको तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया था, अपनी जवान पत्नी 35-36 साल की उम्र में जवान पत्नी माता रमाबाई को खोया था, उस सब को अपना पूरा जीवन जलाकर अपने पूरे परिवार को खोकर हमें वो जो कुछ देकर गए थे, मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 75 सालों में वो सब कुछ छिन गया। जो बचा है 25-30%, वो आने वाले 10-15 सालों में वो भी छिन जाएगा। लेकिन मुझे आज मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस कवि की उस कविता को याद करता हूँ कि हो के मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे इसे राह पे चलते रहिए। हमने अपने साथ को बिताया कि डॉक्टर अनिल जहीर हो, चाहे हमारे दोनों जस्टिस हो, सुहासिनी जी हो, या जितने सामने बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जितने लोगों को भीड़ नहीं है, सारे एक से क्वालिफाइड लोग हैं। बेशक मंच में कुछ लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ सारे लोग एक से क्वालिफाइड, जिनके पीछे हजारों हजार लोग हैं, सारे संगठन के मुखिया लोग बैठे हैं। तो हम सब लोग बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षों का हमारा संघर्ष, मैं अपनी बात को आगे हम इसीलिए थोड़ा संतुष्टि महसूस करते हैं कि जो वर्षों से हम लोग इस संघर्ष में लगे थे कि हमें संविधान को बचाना है, जो कुछ छिन रहा है उसको छिनते हुए को रोकना है, और ऐसी सरकारें जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो हमारे लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, जो हमारे युवाओं को रोजगार न दे पाए, ऐसी सरकारों को अब देश को जरूरत नहीं है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, उनके नेता देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों को समझ आ गया, देश के संविधान को बदलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे ना, वो फिर से गुलाम बन जाए। लेकिन हमें अब गुलामी स्वीकार नहीं है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और हम लोगों ने पिछले जो 15-20 सालों का संघर्ष है, उसमें हमारे जस्टिस वीरेंद्र जी हैं, हमारे जस्टिस दूसरे जो हैदराबाद से हैं, बाकी सारे साथी प्रोफेसर और डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग बैठे हैं। इन सब का संघर्ष कम से कम यहाँ तो ले आया, और हमें इस बात के लिए खुशी भी मनानी चाहिए कि जिन मुद्दों पे हम पिछले 30-40 सालों से लगातार लड़ रहे हैं, आज पहली बार पूरे देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हमारे मुद्दों पे हो रहा है। सारी पार्टियां हमारे मुद्दों पर आ गई है, ये हमारे मुद्दों की जीत है। और अगर देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर आज सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है दलितों के हिस्से में क्या आया, पिछड़ों के हिस्से में क्या आया, ये अल्पसंख्यक डरे हुए क्यों है, संविधान के लिए खतरा क्यों पैदा हो गया है, हम सब लोग मिलकर उसको बचाएंगे। सत्ता मिले या ना मिले, पर ऐसे लोगों को निस्तेनाबूद कर देंगे जो भारत के संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी जीत है, और इसी जीत के साथ मैं निवेदन करूंगा, अपना हौसला बनाए रखिए। जीत आपकी होने वाली है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक सामाजिक न्याय पर आधारित बहुत मजबूत सरकार बनेगी, और संविधान अभेद होगा, मजबूत होगा, सबके हिस्से में तरक्की का हिस्सा आएगा, देश आगे बढ़ेगा, और हम सब लोग भी आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक आप सब देखते रहे जनता संबोधन किया हमारे भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने। तो मैं सुनते रहते हैं महाशिल्प का स्पॉट जनता का बड़ी बिहार। धन्यवाद।